हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी जो 10th स्टेट बोर्ड के लिए साइंस 2 का फोर्थ चैप्टर है दैट इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर को सैक्रेड ग्रुप्स तक कर लिया था कंप्लीट। आज के इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए इसके आगे के पार्ट देखेंगे। आगे सबसे पहले जैसे आप सैक्रेड ग्रुप्स के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो सैक्रेड ग्रुप्स के आगे में यहाँ पर हमें कुछ सिंबल्स दिए गए हैं। इन सिंबल्स को हमें अच्छे से क्या कर लेना है, याद कर लेना है, और इन सिंबल्स के हमें नाम भी फटाफट से क्या कर लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि ये सिंबल्स बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर पूछे भी जाते हैं। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट सिंबल के बारे में, तो पहला सिंबल हमें यहाँ पर बताता है कि किस तरीके से हमें डस्टबिन का इस्तेमाल करना चाहिए और किसी भी कह सकते हो रैपर को यहाँ वहां नहीं फेंकना चाहिए। तो फर्स्ट सिंबल सेज यूज मी। जो सेकंड सिंबल है, ये सेकंड सिंबल जो कह सकते हो, एक आपको ऐसा लग रहा होगा कोई चार्जर का अडेप्टर है और उसके पीछे ऐसा लीफ लगा हुआ है। इट सिंबलाइजेस ग्रीन एनर्जी, कि हमें हमेशा से ग्रीन एनर्जी को एज अ एनर्जी रिसोर्स यूज करना चाहिए। दूसरा सॉरी आई आई मीन तीसरा जो इसके बाद दिया हुआ है, अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो ये कहता है कि सेव फ्यूल। हमें क्या करना चाहिए, जो फ्यूल है उसको सेव करना चाहिए। अगर हम फ्यूल को सेव करेंगे तो हमारा आने वाला जो फ्यूचर होगा वो काफी ज्यादा क्या होने वाला है, ब्राइट होने वाला है। एंड उसके बाद ये जो फोर्थ है दैट इज सेव वाटर। ये बात बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, हमें पानी को क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के डेट में पानी के लिए हमें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। हमारे प्लेनेट अर्थ पे इतना पानी होने के बावजूद जो हमारे यूज करने लायक है वो सिर्फ और सिर्फ 1.7% है। उसमें से भी 0.3% हमारे लिए अवेलेबल है। बाकी का सब जो होता है वो हमारे रीच से बाहर होता है, जिसको हमें कह सकते हो कि अचीव करने के लिए या फिर उस चीज को हमें गेन करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वाटर को सेव करना चाहिए। तो ये थे इन सिंबल्स के मीनिंग। आइए फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक ब्लू बॉक्स दिया है और उसमें बताया कि हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। सीधी सी बात है, बायोडाइवर्सिटी में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सब कुछ आते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, लिविंग चीजों की वैरायटी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमें स्पीशीज को, रेयर स्पीशीज को क्या करना होगा फ्रेंड्स, कंजर्व करना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा, इसके पहले कि वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। इस्टेब्लिशिंग नेशनल पार्क्स, जो अगला पॉइंट इसका दिया हुआ है वो है इस्टेब्लिशिंग नेशनल पार्क्स। अगर हम बात करते हैं नेशनल पार्क्स के बारे में, तो यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर बताई गई हैं कि इस हम नेशनल पार्क्स को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, सेंचुरीज बना सकते हैं, और हम अपने क्या कह सकते हो कि जितने भी डिफरेंट 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 टाइप्स के जो बायोडाइवर्सिटी एरियाज होते हैं हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला कह रहा है डिक्लेयरिंग सम रीजन्स एज बायो रिजर्व्स। बायो रिजर्व्स का मतलब होता है वहां पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं की जाएगी। अब क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी वहां पर अलाउ नहीं की जाएगी, तो वो एरिया बायो रिजर्व्स के फॉर्म में काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा। फिर उसके बाद में है चौथा, प्रोजेक्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज, स्पेशल स्पीशीज। प्रोजेक्ट फॉर कंजर्वेशन मतलब हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को बनाने चाहिए जिसके अंतर्गत हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कह सकते हो जो स्पेशल स्पीशीज होते हैं उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि टाइगर प्रोटेक्शन के लिए अलग से एक प्रोजेक्ट निकाला गया था, प्रोजेक्ट टाइगर करके। ठीक है, समझ में आ रहा? तो ऐसे स्पेशल स्पीशीज को बचाने के लिए हम ये सारी चीजें लॉन्च करते हैं। उसके बाद में है कंजर्विंग ऑल प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारे एनवायरमेंट के लिए, हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए एनिमल्स और प्लांट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फंगस, बैक्टीरिया सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तो हमें हर एक चीज को क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। उसके बाद है ऑब्जर्विंग दी रूल्स। ऑब्जर्विंग दी रूल्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि हमें रूल्स को क्या करना है, हमेशा ऑब्जर्व करना है, क्या रूल्स कहता है, और उसको फॉलो भी करना है, क्योंकि रूल्स हमारे फॉलो करने के लिए ही बनाए जाते हैं। रूल्स को फॉलो करने से हमारी सेफ्टी एज वेल एज हमारे नेचर की सेफ्टी दोनों भी चीजें होती हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। हमें ट्रेडिशनल नॉलेज हम इसको कहते हैं, जैसे कि मान लो हमें कोई चीज कोई काम करना है, उसके लिए हम कोई आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं, उसके लिए साइंस की तरफ से आइडियाज तो है लेकिन जो बहुत ज्यादा महंगा है या फिर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो उसकी जगह पर हम कुछ अपना घरेलू जुगाड़ लगाते हैं या फिर हम अपने घर के नुस्खे लगाते हैं। तो जो घर का नुस्खा होता है उसको ही अपन क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज बोलते हैं। तो ऐसे ट्रेडिशनल नॉलेज को मेंटेन करके जब हम रखते हैं, तो हमारा क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने में या फिर उसको प्रोटेक्ट करने में हमें मदद मिलेगी।
ये वाला टॉपिक के बाद आपको एक छोटा सा यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है, दैट इज वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, इसमें से आपको सारे याद नहीं रखने हैं, इसमें से कुछ ही आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर जो इंटरनेशनल एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से आपको फर्स्ट याद रखना है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। उसके बाद सेकंड याद रखना है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC। तीसरा याद रखना है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जिनेवा। और चौथा याद रखना है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये जो पहले चार हैं ये बोर्ड्स में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, इनके फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं, तो पहले चार आप याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको याद नहीं भी है तो भी चल जाएगा, लेकिन ये पहले चार आपको याद रखना है। एक चाहो तो आप ये सिक्स वाला याद रख सकते हो, ग्रीन क्लाइमेट फंड, GCF के नाम से इसको भी पूछा जा सकता है। और एक पूछा जाता है ग्रीन पीस के बारे में कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है और ये कैसे काम करता है। तो ग्रीन पीस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनवायरमेंटल एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, जिसमें राउंडली 25 लाख पीपल जो कि 26 डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं वो इसके मेंबर हैं। और वो लोग कलेक्टिवली इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, और इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने के साथ साथ ये कह सकते हो कि हमारे एनवायरमेंट को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये आपको इसमें दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ रोल्स दिए गए हैं। माय रोल इन एनवायरमेंट, कि हमारा रोल क्या होगा इस पूरे के पूरे एनवायरमेंट में। हमारा रोल कहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए फ्रेंड्स, एज अ सिटीजन हमारे कई डिफरेंट रोल्स होते हैं इस पर्टिकुलर कह सकते हो कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कंजर्व करना है। इसके पहले कि कोई चीज खत्म हो जाए हमें उसको क्या कर लेना चाहिए, बचा लेना चाहिए, खत्म होने नहीं देना चाहिए। उसके बाद है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब हमें अपने जो हम हार्म दे रहे हैं, हम जो नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने एनवायरमेंट को, उस पर क्या करना है, हमें कंट्रोल करना है। उसके बाद है प्रोडक्शन। हम कुछ ऐसी चीजों का प्रोडक्शन करना चाहिए जो क्या होगा, हमें कह सकते हो कि प्रॉफिट पहुंचाए, जिससे कह सकते हो कि बेसिकली हम अपने एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं। जैसे कि टेक्नोलॉजी जो होते हैं आज के डेट में, अगर हम एक टेक्नोलॉजी बनाते हैं जिसकी वजह से हमारा एक काम आसान होता है तो दूसरा काम बढ़ जाता है उसकी वजह से। तो बेसिकली कुछ ऐसी चीजों का हमें प्रोडक्शन करना है, कुछ ऐसी ऐसी चीजों का हमें इनोवेशन करना है जो एक काम कर तो रहा है लेकिन साथ साथ में वो पोल्यूशन को भी अवॉइड कर रहा है। उसके बाद में आप लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है। तो जो लोग इस चीज को नहीं पढ़ पाते, जिनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो स्कूल्स, कॉलेजेस एंड नेट का पैसा देकर ऐसे पढ़ सके, तो बेसिकली हम जैसे जो एजुकेटेड लोग होते हैं ये हमारा जिम्मेदारी होती है कि हम अपने से जो कम एजुकेटेड लोग हैं उन तक ये सारी चीजें पहुंचाएं और उनको भी क्या करें फ्रेंड्स, अवेयर करें। ये चाहे तो आप अवेयरनेस एजुकेशन के थ्रू दे सकते हो, गाइडेंस के थ्रू दे सकते हो, इनिटिएशन के थ्रू दे सकते हो, ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू दे सकते हो, या फिर लोगों को अपने साथ एक्टिवेट करवा के, पार्टिसिपेट करवा के किसी एक्टिविटी में वो बेसिकली आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो। प्रिवेंशन का मतलब होता है कि इसके पहले कि हमारा नेचर बहुत ज्यादा खराब हो जाए, हमारा एनवायरमेंट बहुत ज्यादा खराब हो जाए, उसके पहले ही हमें क्या करना है, उस एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर लेना है, प्रिवेंट कर लेना है कि वो क्या हो जाए, खराब हो जाए। हम जो बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो बेसिकली हमें क्या करना होगा यहाँ पे, हमें स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो हमें अपने डिफॉरेस्टेशन को रोक कर पेड़ लगाने शुरू करने चाहिए, अफॉरेस्टेशन करना शुरू करना चाहिए। जो हम पोल्यूटेड एयर एज अ इंडस्ट्री हम अपने एनवायरमेंट में रिलीज करते हैं, उस पोल्यूटेड एयर को हमें प्यूरिफाई करके अपने एनवायरमेंट में रिलीज करना चाहिए। उसके बाद में है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन का मतलब ये है कि कुछ स्पीशीज लिविंग ऑर्गन्स की आज खत्म हो चुकी हैं, तो उनसे मतलब उनसे जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो जब हमें फॉसिल्स के फॉर्म में या फिर किसी दूसरे फॉर्म में अगर मिलता है तो उसे हमें क्या करना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा फ्रेंड्स। अगर हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे आने वाले अगले जनरेशन को इसके बारे में कोई भी आइडिया आने वाला नहीं है, तो हमें उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे रोल्स हैं हमारे एनवायरमेंट के अंदर, जो कि यहाँ पर आपको एज इट इज दिए गए हैं। तो इस चीज को आपको एज इट इज याद करना है, वैसे इस चीज के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पड़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारे बुक में दिया हुआ है तो इस चीज को हमें क्या करना होगा, पढ़ना होगा। उसके बाद जो अगला टॉपिक है दैट इज हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हॉटस्पॉट का मतलब, ये जो वर्ड है हॉट स्पॉट, ये वो वाला हॉटस्पॉट नहीं है जो अपने फ्रेंड को नेट ऑन करने के बाद शेयर करते हैं कि वो भी यूज कर सके। ये जो हॉटस्पॉट है इसका मीनिंग होता है कोई एक ऐसा एरिया जिसके अंदर बहुत सारा क्या है, स्पीशीज डाइवर्सिटी है। और ये स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है बहुत न्यूमरस है, जो कि
अगर नुकसान हो जाए तो हमें शायद ही उसको बचाने के लिए कोई मौका मिलेगा। तो ऐसे एरिया को हम क्या बोलते हैं? हॉटस्पॉट बोलते हैं। ये जो हॉटस्पॉट होते हैं, इसके अंदर किसी भी एरिया को हॉटस्पॉट बनने के लिए कम से कम वहां पर 1500 एंडेमिक स्पीशीज होने चाहिए। कितने होने चाहिए फ्रेंड्स वहां पर? एटलीस्ट किसी एरिया को हॉटस्पॉट बनने के लिए वहां पर होने चाहिए 1500 एंडेमिक स्पीशीज। व्हाट डू यू मीन बाय एंडेमिक स्पीशीज? अब समझो एंडेमिक स्पीशीज का मतलब क्या होता है। एंडेमिक स्पीशीज का मतलब कोई ऐसी स्पीशीज होती है जो किसी एक ही एरिया में पाई जाती है, उसके बाहर अगर आप जाते हो तो वहां पर आपको वो मिलने वाला नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, कंगारूज आर एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया। अब आप ऑस्ट्रेलिया छोड़कर बाहर किसी कॉन्टिनेंट पर जाओगे तो क्या आपको वहां पर कंगारू देखने मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये चीज एंडेमिक है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो कंगारूज है वो एंडेमिक है। किस चीज के लिए? ऑस्ट्रेलिया के लिए। किसी भी स्पीशीज में, सॉरी, किसी भी एरिया में अगर आपको 1500 से ज्यादा एंडेमिक स्पीशीज या फिर एटलीस्ट आपको 1500 एंडेमिक स्पीशीज मिल रहा है, एंडेमिक लोकल, और उसी चीज के लिए उसी एरिया के लिए कॉमन, तो ऐसे एरिया को हम कह सकते हो कि हॉटस्पॉट कंसिडर कर सकते हैं, और ऐसे एरिया को हम हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर सकते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो टोटल 34 ऐसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमारे पास प्रेजेंट है थ्रू आउट दी अर्थ, जिसमें से इंडिया में टोटल 4 है। सबसे पहला, इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो हिमालय। दूसरा, इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो संडालैंड। और चौथा अगर हम बात करते हैं तो अंडमान एंड निकोबार। तो ये कुछ जगह है, ये कुछ 4 जगह है, अंडमान एंड निकोबार, वेस्टर्न घाट्स, संडालैंड और हिमालय। ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं, ये कुछ ऐसी जगहें हैं जो कि कह सकते हो कि इंडिया के लिए एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, और इसका नाम आपको याद रखना है। फर्स्ट वन इज हिमालय, उसके बाद है वेस्टर्न घाट्स, उसके बाद है संडालैंड, उसके बाद है अंडमान एंड निकोबार। तो ये टोटल 4 चीजें इंडिया में एज अ हॉटस्पॉट कंसिडर की जाती है। अगर हम बात करते हैं हॉटस्पॉट के बारे में, तो पहले के टाइम पे जब ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वगैरह नहीं आया था, उस समय की अगर हम बात करते हैं तो उस समय ये जो हॉटस्पॉट थे ये 15.7% एरिया को कवर करते थे पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया लेट 19th सेंचुरी में, उसके बाद काफी पोल्यूशन हुआ, लोगों को डेवलपमेंट की भूख लग गई, फिर लोगों ने अपने ही एनवायरमेंट को बर्बाद करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे 86% ऑफ दिस लैंड गॉट, कह सकते हो कि, डिस्ट्रॉयड। और आज के डेट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ गिनती के 2.3% एरिया ऐसा बचा हुआ है जो कि आज के डेट में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहलाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं फ्रेंड्स, इसीलिए सारे लोग कहते हैं कि हमें एनवायरमेंट को क्या करना चाहिए? प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये जो नंबर आप देख रहे हो ना, 15.7 से लेकर के 2.3 का जो गैप है, ये बहुत बड़ा गैप है। और ये गैप कहीं ना कहीं हमारे ग्लोबल वार्मिंग, जो आज हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा गर्मी होती है, अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, आपको ये फील होता होगा कि बहुत गर्मी है, बहुत चीजें हैं। तो ये चीज क्यों होता है? तो ये चीज होता है हमारे डिफॉरेस्टेशन की वजह से, पोल्यूशन की वजह से। तो ये सारी चीजें होती है। तो बेसिकली हमें अपने एनवायरमेंट को क्या करना चाहिए? कंजर्व करना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें आगे की, तो यहाँ पर कुछ टिपिकल फ्लेक्चुअल डिटेल्स दिए हुए हैं, जहाँ पर ये बोल रहा है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, आउट ऑफ 135 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, 85 स्पीशीज जो होते हैं वो ईस्टर्न रीजन में पाए जाते हैं। ईस्टर्न रीजन मतलब इंडिया में टोटल 135 स्पीशीज एनिमल्स के पाए जाते हैं, जिसमें से 85 जो है वो ईस्टर्न रीजन में पाए जाते हैं। ईस्टर्न रीजन का मतलब ये कह रहा है हिमालय के बारे में। किसके बारे में कह रहा है ये? हिमालय के बारे में कह रहा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये कहता है अबाउट 1500 एंडेमिक प्लांट स्पीशीज आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में कितने पाए जाते हैं? टोटल 1500 एंडेमिक प्लांट स्पीशीज पाए जाते हैं। अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये कह रहा है आउट ऑफ टोटल प्लांट स्पीशीज इन द एंटायर वर्ल्ड 50,000 आर एंडेमिक। पूरे वर्ल्ड में जो कह सकते हो कि प्लांट स्पीशीज है, उसमें से 50,000 जो प्लांट स्पीशीज है वो कैसे हैं? एंडेमिक है, अलग अलग हॉटस्पॉट के लिए। कौन से एरिया के लिए एंडेमिक है ऐसा नहीं बोल रहा है, बट 50,000 जो प्लांट स्पीशीज है वो एंडेमिक है, इतना डिटेल ये यहाँ पर दे रहा है।
आपको भी इतने ही डिटेल्स याद रखना है, इससे ज़्यादा कोई भी डिटेल्स आपको याद नहीं करना है। फिर उसके बाद एक येलो कलर का बॉक्स दिया गया है जहाँ पर आपको मानस सेंचुरी के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी गई है। इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको एक गो थ्रू कर सकते हो। एक नॉर्मल सा चीज बताया गया है, जैसे वेस्टर्न घाट जो है वो कहाँ कहाँ स्प्रेड है, गुजरात से लेके महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, केरला, ये सारी चीजें नॉर्मल डिटेल दी गई। उसके बाद जो चैप्टर का आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं थ्रेटेंड स्पीशीज के बारे में कि क्या होता है थ्रेटेंड स्पीशीज, तो थ्रेटेंड स्पीशीज का मतलब वो स्पीशीज होते हैं जिनके ऊपर अभी कह सकते हो कि एक्सटिंक्ट होने का खतरा है। तो ऐसे स्पीशीज जो आगे चल के एक्सटिंक्ट हो सकते हैं उनको हम कहते हैं थ्रेटेंड स्पीशीज। अब आईयूसीएन जो हमने प्रीवियस पेज पर कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर हमने आईयूसीएन के बारे में पढ़ा था, ये वाला, ये देख रहे हो आप यहाँ पर, ये जो आईयूसीएन के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये जो आईयूसीएन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये आईयूसीएन जो है, ये हर साल एक रेड लिस्ट बनाता है। रेड लिस्ट कोई पेपर पे लिखी हुई लिस्ट नहीं है फ्रेंड्स, ये एक टाइप का कह सकते हो कि बुक होता है, और इस बुक में डिफरेंट कलर के पेजेस होते हैं, और हर एक कलर का मीनिंग जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। और यहाँ पर ये जो आईयूसीएन होता है, ये कुछ ऐसे ही स्पीशीज को क्या करता है, वहां पर क्लासिफाई करके देता है। अब एंडेंजर्ड स्पीशीज उसमें से एक होता है। एंडेंजर्ड स्पीशीज का मतलब होता है ये जो एनिमल्स हैं, इनका प्रीवियस पॉपुलेशन काउंट जो था वो काफी ज्यादा था, लेकिन क्योंकि हमने कंटिन्यूअसली डिफॉरेस्टेशन किया, इनके हैबिटेट को खराब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो इनका जो नंबर है, पॉपुलेशन है, वो काफी कम हो चुका है। और क्योंकि ये नंबर कम हो चुका है, तो आने वाले टाइम पर ये एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं अगर इसी तरीके से डिफॉरेस्टेशन या फिर इनका हैबिटेट लॉस होता हुआ रहा तो। जिसका एग्जाम्पल है लायन टेल मंकी, जिसका फोटो आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर इसका फोटो दिया हुआ है लायन टेल मंकी का। और अगर आप चाहो तो इसका दूसरा एग्जाम्पल भी आप नेट पे सर्च कर सकते हो, दैट इज लेसर फ्लोरिकन, जो कि एक टाइप का क्या है, बर्ड है। फिर इसके बाद अगला स्पीशीज दिया हुआ है, दैट इज रेयर स्पीशीज। इफ वी टॉक अबाउट रेयर स्पीशीज किसको कहते हैं? रेयर स्पीशीज ऐसे स्पीशीज को कहा जाता है जो कि काफी रेयर होता है, और ये बेसिकली एंडेमिक होता है अलग अलग जगह के लिए। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है रेड पांडा और मस्क डियर, ये अलग अलग जगह के लिए स्पेसिफिकली कह सकते हो कि अलग अलग एरियाज के लिए ये लोग एंडेमिक होते हैं, तो हर जगह नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रेयर स्पीशीज बोलते हैं। रेयर स्पीशीज के बाद दिया हुआ है वल्नरेबल स्पीशीज। वल्नरेबल स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं जिनका अर्लियर पॉपुलेशन काउंट बहुत ज्यादा है, और ये जो स्पीशीज है स्पेसिफिकली, इसका भी जो पॉपुलेशन काउंट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ये स्पीशीज सबसे पहले कन्वर्ट होंगे एंडेंजर्ड स्पीशीज में। ये जो स्पीशीज आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो वल्नरेबल स्पीशीज होते हैं, ये जो वल्नरेबल स्पीशीज है, ये सबसे पहले कन्वर्ट होता है, कह सकते हो कि वल्नरेबल से एंडेंजर्ड स्पीशीज में। और एक बार जब ये वल्नरेबल स्पीशीज से एंडेंजर्ड स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो धीरे धीरे अगर वैसे ही डिस्ट्रक्शन चलता रहा, तो एंडेंजर्ड स्पीशीज से ये क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट। तो इस चीज के लिए हमें क्या बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, वल्नरेबल स्पीशीज। इनका पॉपुलेशन अभी ज्यादा है, लेकिन ऐसे ही अगर हम उनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करते रहेंगे, तो ये पहले एंडेंजर्ड में कन्वर्ट होंगे, एंडेंजर्ड से फिर क्या हो जाएंगे, एक्सटेंड हो जाएंगे। तो ये चीज आपको क्या रखना है, याद रखना है। फिर इसके बाद जो आखिरी दिया हुआ है, दैट इज इनडिटर्मिनेट स्पीशीज। इनडिटर्मिनेट स्पीशीज मतलब ये ऐसे स्पीशीज होते हैं जिनके पॉपुलेशन का अंदाजा हम फिलहाल नहीं लगा पा रहे हैं, और क्योंकि हम अपना डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं और पहले से हमें इनके पॉपुलेशन का कोई अंदाजा नहीं है, तो हो सकता है आने वाले सालों में इनका जो काउंट है वो बिल्कुल भी ना के बराबर हो जाए, और कभी भी ये एक्सटेंड हो सकते हैं, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे स्पीशीज को हम कहते हैं इनडिटरमिनेट स्पीशीज। इसके एग्जांपल्स वगैरह आप देख सकते हो। वल्नरेबल स्पीशीज का एग्जांपल टाइगर, लायन है। इनडिटरमिनेट स्पीशीज का जायंट स्क्विरल है, जिसका फोटो नहीं, ये फोटो नहीं है उसका। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। और इसमें एक आखिरी में एक यहाँ पर ये आपको बताया गया है कि वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे जो होता है वो 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि अभी रिसेंटली आने वाला है। तो यहाँ पर ये कुछ कैरेक्टर्स आपको, या फिर ये कुछ चीजें, या फिर ये कुछ चीजें आपको हमारे स्टेट बोर्ड के बुक में मिल जाएंगी, और यहाँ तक आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़कर बिल्कुल याद कर लेना, ताकि आपके सारे क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से बनते हैं वो फटाफट से क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। एक यहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इस चीज को भी आपको काफी अच्छे से याद करके रखना है, दैट इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में। ये जो फंड होता है, ये एक सर्वे
2008 में निकालता है, जिसके अकॉर्डिंग 30% ऑफ एनिमल स्पीशीज जो है आज के डेट में 30% वो क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और इनका जो एक्सटिंक्शन का टाइम पीरियड है वो 35 ईयर्स का है, 1975 से लेकर 2005 तक के बीच में। तो ये इसने एक सर्वे निकाला था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने 2008 में, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया कि 30% जो एनिमल स्पीशीज है वो 1975 से लेकर 2005 के बीच में क्या हो चुकी है, एक्सटेंड हो चुकी है 35 ईयर्स के पीरियड में। तो ये कुछ वैल्यूज हैं, बस आपको याद रखना है, इससे ज्यादा आपको कोई भी चीज इसमें इस चैप्टर में याद रखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। यहाँ पर हम अपने लेक्चर्स को एंड करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक करिए। कोई भी डाउट रहेगा आप बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपका कोई डाउट वैलिड है तो मैं उसके लिए कोशिश करूंगा कि एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाया जाए और उसके ऊपर आपको वो चीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं अगले लेक्चर में। सी यू।